ये पवन पेड़ा वाला है जिसके यहाँ नाश्ता किया हूँ। 6 बजे से 6:10 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, नाश्ता किया हूँ शाम का। 6:10 पे यहाँ से निकल रहा हूँ और ये चुरियानी है, गांव का नाम है चुरियानी, जो कि ज़िला फ़तेहपुर में है। और यहाँ से गाज़ीपुर ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर के बाद गाज़ीपुर आ जाएगा। और गाज़ीपुर बहुत बड़ी आबादी है, दिखाता हूँ। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ कानपुर से मुंबई। अभी ज़िला फ़तेहपुर में हूँ क्योंकि मुझे जबलपुर और नागपुर होते हुए जाना है, समृद्धि महामार्ग के होते हुए। गाड़ी मैं चेंज कर चुका हूँ, जैसा कि आपको पता है। पहले मैं यूज़ करता था टाटा टिगोर XZA AMT, और ये है मारुति सुजुकी XL6 से जेटा ऑटोमेटिक। मारुति का ऑटोमेटिक उसका ख़ुद का अपना है और इसमें जर के नहीं है। 6 गियर हैं, लेकिन एक गियर भी चेंज होते हुए पता नहीं चलता है, जबकि AMT में पता चलता था और उससे मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, काम चलता था, बेहतरीन था वो भी। और ये भी अच्छा है, ये महंगा आता है। टाटा टिगोर में बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन कुछ कमियाँ भी थी, जिसकी वजह से 6 साल चलाने के बाद मैंने गाड़ी चेंज कर दिया। खूबी ज़्यादा थी, सिर्फ प्रॉब्लम वही थी कि नीची गाड़ी थी और हर छोटे ब्रेकर में गाड़ी को स्लो करना पड़ता था। इसके अलावा बहुत सारी तकलीफ़ें हो गई थी। 6 साल के बाद मुझे गाड़ी चेंज करना था। गाज़ीपुर की आबादी यहाँ से शुरू हो चुकी है और आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ज़िला पंचायत फ़तेहपुर, आगमन पर आपका धन्यवाद। ये गाज़ीपुर है और इसकी आबादी बहुत बड़ी है। यहाँ पर गाड़ी काफ़ी स्लो करना पड़ेगा। हर साल नई नई गाड़ी आती हैं, नए नए फीचर आते हैं, तो उनका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। टाटा टिगोर 6 साल गाड़ी पुरानी थी। जो फीचर इस वक्त आ रहे हैं नए नए, उस वक्त नहीं थे। क्रूज़ कंट्रोल भी उस वक्त था या नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं मिला था और मुझे क्रूज़ कंट्रोल बहुत खलता था। यानी क्रूज़ कंट्रोल की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं लॉन्ग रूट चलता हूँ, इसलिए मुझे क्रूज़ कंट्रोल चाहिए था और वो इसमें है। और इस गाड़ी के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट मोड नहीं है और कोई भी मोड नहीं है, लेकिन पैडल शिफ्टर दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल का वो फीचर भी मुझे पता नहीं था कि ब्रेक मारने पे क्रूज़ कंट्रोल हट तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं हटता। वापस उसको प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 100 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ लगा दिया, अचानक मुझे ब्रेक मारना पड़ा, गाड़ी 40 पे आ गई। अब मैं उसको 100 तक ले जाऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी एक फ़ीचर है, उसका क्रूज़ कंट्रोल का बटन प्लस पे कर तो बड़ी तेज़ी 100 की स्पीड पकड़ेगी चंद सेकंड के अंदर, और अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी जिस जगह पे क्रूज़ लगा हुआ है। ऑटोमेटिक, रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इसमें बोनट दिखता है, ऊंची गाड़ी है, काफ़ी ऊंची है, मेरे सर के बराबर पहुंचती है, इसी के आसपास। मैं 6 फीट का हूँ और इस वक्त भी आपको कैमरे में बोनट नज़र आ रहा होगा। पैडल शिफ्टर हाथ में है, स्टीयरिंग में माइनस और प्लस, राइट और लेफ़्ट का। यानी मैनुअल में भी ये गाड़ी हो जाती है और ऑटोमेटिक में भी पैडल शिफ्टर को अगर एक गियर माइनस कर दें तो एग्रेसिव हो जाती है। यानी ओवरटेक की जगह पे या सख्त चढ़ाई के टाइम पे बहुत काम का है वो फीचर।
पैडल शिफ्टर। जो लोग जानते हैं पैडल शिफ्टर के बारे में उनको पता है। मारुति सुजुकी मुझे कभी पसंद नहीं थी, लेकिन टाटा की सर्विस की वजह से मुझे टाटा की गाड़ी छोड़ना पड़ा। टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, जो काम बोलो वो करते ही नहीं है। बिल बहुत लंबा बनाएंगे लेकिन काम अपनी मर्ज़ी का करेंगे, और जब भी सर्विस में दो तो कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती कि हमें क्या करवाना है। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि गाड़ी सर्विस में दिया है तो फुल सर्विस करें, जो कमी है उसको पूरा करें। अब अंदर की चीज़ हमें क्या मालूम, हम क्या बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तुमको गाड़ी दे दिया है, जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो। बहुत सारी चीज़ें ये लोग छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। बार बार लेके जाना पड़ता था मुझे सर्विस सेंटर। तो टाटा की सर्विस बिल्कुल बेकार है, इसकी वजह से मैंने टाटा को छोड़ा है। वरना मजबूती में तो ये टीन का डब्बा है। हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन टीन का डब्बा है, जहाँ से दबाओ वहाँ से दबता है। डैश में जब हाथ रखता हूँ तो वो लचकता है। पूरा इंटीरियर में जो फाइबर है वो सब दबता है, जो दबना नहीं चाहिए वो भी दबता है, लचकता है, कमज़ोर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं। एक तो स्मार्ट हाइब्रिड है, सिटी में माइलेज बहुत अच्छा देती है। ज़्यादातर खुद बैटरी को चार्ज करती है और बैटरी को यूज़ भी करती है गाड़ी। ब्रेक मारते ही इंजन बंद हो जाता है और स्टार्ट होगा बैटरी से, तो फ्यूल तो बचने वाला है। लेकिन हाईवे में बैटरी का ज़्यादा काम है नहीं, इसलिए 16 का एवरेज देती है। लोग 19 का भी पहुंचा सकते हैं, मैं खुद 20 पहुंचा दूंगा, लेकिन पहुंचाने का क्या मतलब है। चंद किलोमीटर के लिए मीटर को रेजिट मार के ज़ीरो कर दूं और 5 किलोमीटर चला के मैं 25 का एवरेज दिखा दूं या 20 का एवरेज दिखा दूं, इसका कोई मतलब थोड़ी है। वो तो माइलेज है, एवरेज आना चाहिए ना। अगर 3500 किलोमीटर चलाया हूँ तो 3500 किलोमीटर में कितना एवरेज दे रही है, और वो है 16 साढ़े 16 का, जिसमें सिटी भी शामिल है और हाईवे भी शामिल है। कुल एवरेज 16 साढ़े 16 का है, इससे ज़्यादा का नहीं देने वाली गाड़ी। टीगोर में मैंने 20.5 तक निकाला हूँ, 3800 किलोमीटर पे 20.5 का एवरेज, लेकिन स्मूथ ड्राइविंग पे। वरना वो भी 18 से ज़्यादा नहीं देती थी। हार्ट एक्सीलेट में 28 से ज़्यादा नहीं देती, 18 से ज़्यादा नहीं देती थी वो भी। ये लास्ट टाइम जो मैंने ट्रिप मारा था 3800 किलोमीटर का, उसमें मैंने काफ़ी स्मूथ चलाया था। उसकी वजह ये थी कि पीछे का टायर चौड़ा, टायर चेंज किया तो चौड़ा हो गया था, तो पीछे का टायर मडगार्ड में लड़ रहा था, तो 80 के नीचे चला रहा था मैं, जिस वजह से मुझे एवरेज काफ़ी अच्छा मिला था। फतेहपुर ज़िला के हद में आ चुका हूँ और थोड़ी देर के बाद ज़िला फतेहपुर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यानी मैं कानपुर से निकला था 4:10 पे और इस वक्त 6:30 हुए हैं, और कानपुर के बाद मैंने ज़िला फतेहपुर में कदम रखा और उसके बाद ज़िला फतेहपुर भी छोड़ने वाला हूँ और ज़िला बांदा आने वाला है। और थोड़ी देर के बाद अवगासी का ब्रिज आ जाएगा, यानी यमुना नदी। यमुना नदी पे जो ब्रिज बना है वो अवगासी में है, इसलिए अवगासी का ब्रिज बोलते हैं उसको। और अवगासी का ब्रिज हो या चिल्ला का ब्रिज, दोनों ब्रिज आधे फतेहपुर में है, आधा बांदा में है। ये है अवगासी का ब्रिज। इस नदी के बारे में बहुत से लंबी लंबी कहानियाँ हैं कि इसमें 100 फीट गहराई है, 150 फीट गहराई है। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी गहराई होती तो ब्रिज कहाँ से खड़ा हो जाता। सोचने वाली बात है, इतना लंबा पिलर कोई बना सकता है क्या? और पिलर देखने से पता चलता है कि ये कितना गहरा होएगा।
अगर बहुत ज़्यादा गहराई जैसे समंदर के ब्रिज बनते हैं तो उनके पिलर भी तो देखो कितने चौड़े होते हैं। बहरहाल बांदा में कदम रख चुका हूँ, बांदा पहुँच चुका हूँ और यहाँ से ज़िला बांदा है लेकिन बांदा तो काफ़ी दूर है यहाँ से। कुछ किलोमीटर के बाद बबेरू आ जाएगा, लेकिन बबेरू में हल्का अंधेरा शुरू हो चुका होगा और बबेरू के बाद मुझे पेट्रोल पंप के ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मैं इस रोड से गुज़र चुका हूँ पहले भी। पेट्रोल पंप मिलते नहीं जल्दी से, इसलिए इस वक्त 100 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, इतना पेट्रोल है मेरे पास। मैं इससे कम करना चाहता था, लेकिन फिर वही हिसाब है कि आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। बोर्ड लगा है आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। यहाँ से बबेरू 15 किलोमीटर है और अगर झांसी जाना चाहें तो 272 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है यहाँ से झांसी। अतर्रा 50 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए बाईं तरफ एक रोड चली गई है। कमासिन 35 किलोमीटर है अतर्रा वाली रोड पे, और यहीं पे आगे पेट्रोल भरवा लूँगा। यूपी में 95 रुपये में है और फुल टैंक कराऊँगा, और एमपी में पेट्रोल नहीं भरवाऊँगा क्योंकि एमपी में 111 रुपये में है। कितना फ़र्क है, 11 तो वो हो गया और 5 रुपये ये, 15-16 रुपये महंगा है। तो मैं क्यों भरवाऊँ एमपी में, सीधा महाराष्ट्र में भरवाऊँगा, यूपी में और महाराष्ट्र में। क्योंकि इस गाड़ी एक्सेल 6 का टैंक काफ़ी बड़ा है, 45 लीटर का है, पूरा एमपी पार हो जाता है दोनों साइड से। इधर तो छोटा है एमपी, लेकिन इंदौर झांसी हाईवे में एमपी बहुत बड़ा है, उसको भी मैंने क्रॉस किया है बिना पेट्रोल भरवाए। एमपी में पेट्रोल नहीं भरवाया मैं। मारुति एक्सेल 6 में 6 सीट हैं। ड्राइविंग सीट के पीछे वाली जो 2 सीट हैं, 3 जहाँ पे होती हैं वहाँ पे 2 कैप्टन सीट हैं, और मुझे कैप्टन सीट की वजह से ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आई। आरामदेह सीट चाहिए लॉन्ग ड्राइव में। अगर 4 लोग हैं तो फिर ज़रूरी है कैप्टन सीट, आराम मिलना चाहिए। 24 घंटा गाड़ी अगर चला रहे हैं तो कैप्टन सीट होना ज़रूरी है। बहुत आरामदेह सीट है। ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट में इतना आराम मुझे नहीं मिलता जितना कि ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट में मुझे आराम मिलता है कैप्टन सीट में। और पीछे वाली जो सीट है वो भी बड़ों की है, बच्चों वाली नहीं है। मैं ड्राइविंग सीट में बैठकर अदनान को अपने पीछे वाली सीट पे बैठाकर, दानिश को सबसे पीछे वाली सीट में बैठाकर चेक किया है, किसी का पैर नहीं लड़ता, किसी का पाँव नहीं लड़ता। तीनों लंबे हैं। 6 फीट मेरी लंबाई है, 5 फीट 9 इंच अदनान की होगी, और दानिश तो अदनान से भी लंबा है। किसी का पाँव नहीं लड़ता है, काफ़ी गैप है। और सबसे पीछे वाली सीट ज़्यादा आरामदेह हैं, वो भी रिक्लाइन हो जाती हैं, लेकिन वो डिक्की के काम आती है। मेरे लॉन्ग रूट में डिक्की के काम आती है। डिक्की इतनी बड़ी हो जाती है उसको सुलाने के बाद कि जितना सामान हम लोग ले के चलते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा सामान आ सकता है, लेकिन जितना हम लोग ले के चलते हैं बस उतना ही काफ़ी है, सामान दिखता नहीं है।
इस गाड़ी में 2-3 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। सबसे मेन चीज़ तो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग सही नहीं है, हाथ छोड़ के गाड़ी नहीं चला सकते। स्टीयरिंग तो टाटा टिगोर की ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी स्टीयरिंग मुझे किसी भी कंपनी की गाड़ी में नहीं मिली। ये हार्ड बहुत है, फुल टर्न मारेंगे तो वापस आ जाती है अपनी जगह, लेकिन पूरी नहीं आती है। और ड्राइविंग करने के टाइम पे अपनी जगह पे स्टीयरिंग रुकती ही नहीं है, कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है। और अगर ब्रेकर वगैरह आए या खड्डे वगैरह या कच्चा रोड तो स्टीयरिंग को बहुत कस के पकड़ना पड़ता है। हाँ, 100 की स्पीड में स्टीयरिंग फ्री हो जाती है, लेकिन सिटी के लिए हाथ दुखने लगते हैं। स्टीयरिंग में मज़ा नहीं आया। मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था, उसमें भी स्टीयरिंग का ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा गाड़ी की दूसरी खूबियाँ देखते हुए। ये चीज़ मैंने झेला है, लेकिन जो ख़राबी है वो ख़राबी है। पता नहीं कौन कौन से गांव निकल गए हैं, और रात भी तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है, और रात को तो बताना भी मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह अंधेरा होने में अभी टाइम है। सनसेट होके काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि इस वक्त 6:50 हुए हैं। अगर आप ये वीडियो ज़ूम आउट करके देख रहे होंगे तो आपको नीचे सब कुछ नज़र आएगा, यानी किलोमीटर, डेट और टाइम। बाकी E80, 70, 23 एंड 25 ये आज तक मैं समझ नहीं सका हूँ कि कैमरा की ये कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन किलोमीटर तो साफ दिख रहे हैं। राइट में लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, और तारीख़ है 22 अप्रैल 2024, 6:50, यानी 18:50। ये सारी चीज़ें आप जब वीडियो को ज़ूम आउट करोगे तब नीचे नज़र आएगी, और ये मुंबई तक आपको नज़र आएगा। तो इसमें आप किलोमीटर देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड इस वक्त क्या है। ये बबेरू है, रात होने की वजह से बोर्ड मध्यम हो गया है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन झांसी और बांदा के लिए दाईं तरफ रोड चली गई है। दाईं तरफ तो बहुत कुछ है, चित्रकूट के लिए सीधा रोड है, और यही मेरी दिशा है। मुझे चित्रकूट की घाटी पार करना पड़ेगा। वैसे भरवाना तो था आगे, लेकिन आगे तक जा नहीं पाई वहाँ गाड़ी। भरवाना था पेट्रोल, इस लाइन में बहुत दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। कानपुर से मुंबई जाने के लिए झांसी इंदौर हाईवे करीब है, 1300 किलोमीटर पड़ता है, या इससे भी कम, 1282 किलोमीटर। लेकिन अगर जबलपुर नागपुर होते हुए जाना चाहें तो 1518 किलोमीटर है, यानी 200 कुछ किलोमीटर ज़्यादा है, लंबा है। लेकिन वो हाईवे में इस वक्त परेशानी चल रही है, जगह जगह पे रोड डाइवर्ट हैं और काम चालू है। मैं मुंबई से कानपुर उसी रोड से गया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं नागपुर समृद्धि महामार्ग होते हुए जाऊंगा, चाहे 1518 किलोमीटर ही सही कानपुर से, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये रोड, उस पर मैं तंग आ गया था, वो रोड सही नहीं है इस वक्त। काम ख़त्म होने के बाद अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त सही नहीं है वो रोड। और जबलपुर नागपुर मुंबई हाईवे जो है, इस रोड पे टोल प्लाज़ा कम है। अभी तक मुझे सिर्फ फतेहपुर में 70 रुपये वाला टोल प्लाज़ा मिला है, उसके बाद अभी तक कोई टोल प्लाज़ा नहीं मिला और दूर तक नहीं मिलेगा।
अभी तो फ़िलहाल ये गांव वाली रोड चल रही है, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि टोल प्लाज़ा मिले। शाहबउआ वाली रोड में एक टोल प्लाज़ा था, वो मैंने छोड़ दिया, वो रोड गया ही नहीं। लेकिन जबलपुर हाईवे में भी ज़्यादा टोल प्लाज़ा नहीं है। और समृद्धि महामार्ग के अब तो इगतपुरी तक चालू हो गया है, यानी 628 किलोमीटर का हाईवे है समृद्धि महामार्ग के, और उस पर 1080 रुपये का चार्ज है, ₹1.73 पर किलोमीटर। तो जब नागपुर से मैं समृद्धि महामार्ग पकड़ूंगा तो इगतपुरी में जो एग्ज़िट है, लास्ट एग्ज़िट 23वां एग्ज़िट है, 23 नंबर का इंटरचेंज, वहाँ तक मेरा 1080 रुपये बिल आएगा। और नागपुर से पहले जो जबलपुर हाईवे है उसमें कुछ टोल प्लाज़ा हैं, लेकिन इंदौर झांसी हाईवे मुंबई से कानपुर तक खटिया खड़ी हो जाती है, इतने ज़्यादा टोल प्लाज़ा हैं। नाजायज़ टोल प्लाज़ा तो यूपी में 3 की जगह 5 है। 180 किलोमीटर में 5 टोल प्लाज़ा हैं, 2 नाजायज़ हैं, वो भी बड़े बड़े। और एमपी में 3 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हैं, एक छोटा रिचार्ज है और 2 बड़े बड़े। हकीकत तो यह है कि टोल प्लाज़ा सिर्फ समृद्धि महामार्ग में कम है, बाकी हर जगह लूट मची हुई है। हालांकि जबलपुर हाईवे में भी बहुत ज़्यादा टोल प्लाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही समृद्धि महामार्ग छोड़ेंगे तो महाराष्ट्र वाला दो लेता है तबीयत से। जो अर्जुन अली टोल प्लाज़ा मिलेगा भिवंडी के आगे, नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा, वो काट देता है। वो घोटी वाले का भी टोल प्लाज़ा अकेले ले लेता है 180 रुपये। ये गलत है। 180 रुपये नासिक तक का है, यानी अगर मुंबई से मैं नासिक जाऊं तो 180 रुपये वाला जो पहला नेशनल टोल प्लाज़ा है अर्जुन अली, वो 180 रुपये लेगा तो घोटी टोल प्लाज़ा फ्री जाने देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे पे करके आया हूँ। जब मैं समृद्धि महामार्ग में पे करके आ रहा हूँ तो अर्जुन अली टोल प्लाज़ा 180 रुपये नहीं ले सकता है, और उसने लिया। गलत है ये। और एमपी में जो जबलपुर हाईवे में टोल प्लाज़ा हैं कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इन्होंने तबीयत से दुआ है, महंगे हैं। सिर्फ समृद्धि महामार्ग मुझे पड़ता है, वो अच्छा है, बाकी सब लुटे रहे हैं। अच्छा इस साइड भी है, इसमें चल देंगे। हाँ ये रिलायंस का लग रहा है, HP है।